हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि रिसेंटली हमने देखा फ्रैंकलिन के साथ में फ्रैंकलिन ने अपनी 6 पॉपुलर डेट स्कीम्स को सस्पेंड कर दिया। रीजंस ऑब्वियस थे, पैसा नहीं था, लिक्विडिटी कैश क्रंच इशूज था, कैश कंपोनेंट ख़त्म हो चुका था, बोरो कर नहीं पा रहे थे और बॉन्ड्स मार्केट में बिक नहीं रहे थे, तो इम्पैक्ट ना इन्वेस्टर्स को, तो फ्रैंकलिन ने अपने फंड्स को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रैंकलिन को ही फ्रैंकलिन इज सीइंग द सेम टफ टाइम। इसके अलावा बाकी जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है, दे आल्सो फेसिंग द सेम टफ टाइम, बिकॉज बाकी जो फंड हाउसेस है वहाँ से भी पैसा लोग रिटेल इन्वेस्टर हुआ, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हुआ, क्या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हुए, पैसा रिडीम कर रहे हैं। यानी मार्केट में आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, डेट फंड्स में आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन निवेश कोई कर नहीं रहा है, इनफ्लो कम है। यानी इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, और इसकी वजह से रिडम्पशन प्रेशर्स है आज की डेट में डेट फंड्स पे, खासतौर से जो क्रेडिट रिस्क फंड्स है। अब हर एमसीज को एज पर द जो मैंडेट है, सेबी का जो मैंडेट है, चाहे वो इक्विटी फंड्स हो और चाहे वो डेट फंड्स हो, कुछ कैश कंपोनेंट रखना होता है। यानी 4 से 5% कैश कंपोनेंट ओवरऑल एसेट साइज का, अपनी जितनी भी उनकी एयूएम है उसका 3 से 4% पैसा अपना कैश कंपोनेंट में रखना होता है, और इट्स अ मैंडेट फ्रॉम सेबी। वो इसीलिए होता है कि अगर रिडम्पशन प्रेशर आता है तो एएमसी फंड हाउसेस वहाँ से पैसा निकाल के रिडम्पशन का पैसा दे सके, ताकि इन्वेस्टर्स को दिक्कत ना आए। और अगर सपोज करो ये रिडम्पशन का पैसा खत्म भी हो जाता है, मतलब ये कैश कंपोनेंट खत्म भी हो जाता है और फिर भी रिडम्पशन आउटफ्लो इतना ज़्यादा है, तो एएमसीज के पास ऑप्शन होता है कि वो आरबीआई से बोरो कर सकती है। अगर अब आरबीआई से बोरो करती है तो उनको ऐसा तो नहीं कि आरबीआई उनको फ्री में देती है पैसा, 4 से कंपेरेटिवली काफ़ी कम इंटरेस्ट पे देते हैं वो, 4 से 5% का लिक्विडिटी विंडो ओपन होता है जिसमें आरबीआई से वो बोरो कर सकते हैं, और अगर रिडम्पशन प्रेशर इतना ज़्यादा है तो वो वहाँ से कम आपका रिडम्पशन का अमाउंट आसानी से पे कर सकते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, एमसीज आपके पीठ पीछे क्या कर रही है जो कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलने वाला है, किसी भी जगह ये बताया नहीं जा रहा, किसी भी जगह ये प्रोपोगेट नहीं किया जा रहा, प्रमोट नहीं किया जा रहा। नॉट इवन एएमसीज आपको ये नोटिफिकेशन भेज रही है, ना न्यूज़ लेटर भेज रही है, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन नहीं की जा रही है। और अगर ये डिटेल्स निकालनी भी है तो ये डिटेल निकालना एएमसी की वेबसाइट पे इतना मुश्किल है कि आप लोगों के लिए, आप और मुझ जैसे लोगों के लिए निकालना नामुमकिन सा है। उसमें काफ़ी बड़ी रिसर्च लगेगी, काफ़ी सारा मैनुअल वर्क लगेगा, लेकिन मैं आगे आपको भी वीडियो में बताऊंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको कि ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि कैश कंपोनेंट खत्म हो गया, आरबीआई से बोरो इसलिए नहीं कर रही है कि अगर आरबीआई से 4-5% पे बोरो करा तो उनकी रिटर्न्स पर इंपैक्ट आएगा विद इन अ कमिंग मंथ्स, और एएमसीज ऐसा चाहती नहीं है। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि आप और हम लोग तो एक इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं ना कि इस स्कीम ने कितने रिटर्न दिए, इस स्कीम ने कितने रिटर्न दिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि किसी वजह से उनके रिटर्न्स पर इंपैक्ट आए। हालांकि आइडियल ऑप्शन यही है कि अगर आपका कैश कंपोनेंट खत्म हो गया तो आप आरबीआई से बोरो कीजिए और पैसा दीजिए। इसके अलावा क्या कर सकती है? इसके अलावा अगर आरबीआई से बोरो नहीं करती तो वो अपने जो उनकी होल्डिंग्स होती है उसको बेचती है, उसको सेल करती है। लेकिन मार्केट में तो लिक्विडिटी कैश इशूज है, मार्केट में नेगोशिएशन चल रहा है। अगर आज आपको बॉन्ड्स खरीद बेचना है, मार्केट में फंड हाउसेस को बॉन्ड बेचना है तो कम प्राइसेस पे बेचना होगा, और कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी उनके पास है, कुछ ऐसी होल्डिंग्स भी उनके पास है जो मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बिकॉज उनकी क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी नहीं है या उनकी क्रेडिट क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है। तो कोई भी अच्छा बॉन्ड खरीदेगा अच्छे प्राइसेस पर, अच्छा बॉन्ड नहीं है, अच्छी क्रेडिट क्वालिटी के पेपर्स नहीं है, तो मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं। यानी लिक्विडिटी का इशूज तो है। तो अभी एएमसीज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग द इंटर स्कीम ट्रांसफर्स। पैनिक मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक्निकल वर्ड है क्या एक्चुअल में। मैं इसको आप टेक्निकल में नहीं समझाना चाहता आपको, मैं इसको आपको एक सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में क्लियर करना चाहता हूँ कि है होता क्या है, और बेसिकली एएमसी सब आपके पैसे के साथ कर क्या रही है। अब मान लीजिए मेरा एक फंड है, मैं एक फंड हाउस हूँ, एएमसी हूँ, मेरा फंड चल रहा है ABC क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड। अभी ये फंड मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मार्केट में रिडम्पशन प्रेशर है, मार्केट में लिक्विडिटी इशू है, मेरे फंड से हर कोई पैसा निवेश विड्रॉ कर रहा है। अब मेरा एज पर द सेबी मैंडेट मुझे कैश कंपोनेंट रखना होता है 4 से 5%, तो वो 4 से 5% कैश कंपोनेंट खत्म हो गया क्योंकि रिडम्पशन इतना है, आउटफ्लो इतना ज़्यादा है, लेकिन निवेश आ नहीं रहा है, इनफ्लो आ नहीं रहा है, लेकिन आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो मेरा पैसा वो खत्म हो गया, कैश कंपोनेंट खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है, अगर रिडम्पशन फिर भी मेरे पास आए जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आरबीआई से बोरो कर सकता हूँ। अगर मैं आरबीआई से बोरो करूँगा तो 4-5% पे इंटरेस्ट पे मुझे बोरो करना पड़ेगा पैसा रिडीम करने, आपको पैसा देने के लिए।
लेकिन जिसकी वजह से मेरे रिटर्न्स कम दिखेंगे। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी स्कीम के रिटर्न्स कम दिखे, क्योंकि मेरे कंपैरिजन के लिए टाइम पे मेरे इन्वेस्टर्स मेरे पे निवेश नहीं करेंगे। हालांकि आइडियल ऑप्शन यही है कि मुझे बोरो करना चाहिए, दूसरा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटर स्कीम ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन्स को रिस्की अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। हो क्या रहा है, देखो तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर आप आरबीआई के थ्रू भी नहीं जा रहे हो, आप पैसा बोरो नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो होल्डिंग्स है उसको मैं मार्केट में बेचूंगा, मेरी अच्छी होल्डिंग्स को मैं मार्केट में बेचूंगा। क्योंकि जो बुरी होल्डिंग्स होगी, जिनके क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी नहीं होगी, तो मार्केट में कोई लेगा नहीं, और लेगा तो उसे बहुत कम प्राइसेस पर लेगा। तो पहले मैं अच्छे बॉन्ड्स बेचना चाहिए मेरे को, अच्छे बॉन्ड्स के प्राइसेस भी अच्छे मिल जाएंगे तो मैं आपका रिडम्पशन प्रेशर दे दूंगा। लेकिन अभी मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका पैसा उठा के इस स्कीम में, जहाँ पे मेरे जो कुछ अच्छे बॉन्ड्स के साथ में जो बुरे बॉन्ड्स है, उनको मैं यहाँ पे सेल दिखा रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ से पैसा उठा के अपनी ही म्यूचुअल फंड, अपनी ही एएमसीज के दूसरी स्कीम में वो पैसा पोर्टफोलियो में शामिल कर रहा हूँ। यानी मैं बुक्स में ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी स्कीम में सेल हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने बाइंग कर ली। तो मैंने सेम प्राइसेस पे सेल करके बाइंग कर ली, क्योंकि जो दूसरी स्कीम्स है, मैं बताऊँगा दूसरी स्कीम कौन सी है, जो दूसरी स्कीम है, क्योंकि वहाँ तो पैसा आ रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स निवेश अभी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैश का इशू नहीं है। लेकिन कैश का इशू इन डेट फंड्स में है, क्योंकि क्रेडिट क्वालिटीज अच्छी नहीं है। तो मैं यहाँ की जो क्रेडिट रिस्क है उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ डेट फंड से हटा के इन फंड्स में। अब ये कौन से फंड है, आइडियली अगर मुझे क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफ़र करना चाहिए तो मैं एक डेट फंड से उठा के दूसरे डेट फंड में करूँगा, एक डेट फंड से उठा के दूसरे फंड में करना चाहिए आइडियली। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उठा के इन क्रेडिट क्वालिटीज़ के पेपर्स जिनमें रेटिंग्स अच्छी नहीं है, जो AA रेटेड, AAA रेटेड नहीं है, सिंगल A रेटेड, -A रेटिंग है, अच्छी रेटिंग्स के पेपर्स नहीं है, और वी डोंट नो कि वहाँ से पैसा आना है या नहीं आना है, मैं उन पेपर्स को उठाकर यहाँ से मूव कर कर इक्विटी फंड में शामिल कर रहा हूँ। यानी बुक्स में एक जगह डेबिट दिखा रहा हूँ और दूसरी जगह क्रेडिट दिखा रहा हूँ। तो इससे मेरी ट्रांजेक्शन्स भी हिट हो गई है, और जो यहाँ से पैसा मिल रहा है उससे मैं रिडम्पशन का पैसा दे रहा हूँ। इस स्कीम्स को बोला जाता है, इन ट्रांजेक्शन्स को, इन एक्सरसाइज को बोला जाता है इंटर स्कीम ट्रांसफर्स। अब आपको मालूम है ये कौन सी स्कीम है जहाँ पैसा आपका मूव हो रहा है? दीज स्कीम्स आर द एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी स्कीम्स। गाइस, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटर स्कीम ट्रांसफर पहली बार हो रहा है, इट इज़ वेरी मच लीगल। हालांकि आई डोंट नो ये क्यों लीगल है। काफ़ी सारे जो बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट है, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स और जो मार्केट की समझ रखते हैं, उन लोगों ने इस पर सवाल उठाया था सेबी को कि ये ट्रांजेक्शन्स, इंटर स्कीम ट्रांजेक्शन्स बेसिकली अलाउ नहीं होना चाहिए, पर फिर भी वेरी मच लीगल, सेबी की नज़र में आज भी लीगल है। और इसी चीज़ का एएमसी फ़ायदा उठा रही है। अभी क्या कर रही है, वो आपका क्रेडिट रिस्क से ट्रांसफर कर रही है एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में। एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स क्या है आपके, अगर उन्हें स्ट्रक्चर देखा जाए, आप उनमें निवेश करते हो क्योंकि 65% पैसा वहाँ पे इक्विटी में रहता है, तो वेरी मच लिक्विड। 35% पैसा आपका डेट में रहता है, और ये डेट जो होल्डिंग होती है ना, ये इसलिए होती है कि हमारा रिस्क बैलेंस हो सके। यानी अगर इक्विटी में रिस्क है, इक्विटी में मार्केट गिरता भी है, तो डेट फंड में जो हमें रिटर्न्स मिल रहा है वो बैलेंस हो सके। तो मुझे एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड पे ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े कंपेरेटिव टू प्योर इक्विटी फंड्स। यानी अगर मेरे पास, मैं एक निवेशक हूँ, तो मैं प्योर इक्विटी फंड में पैसा निवेश कर सकता हूँ, स्मॉल कैप में निवेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में इसलिए निवेश करता हूँ ताकि मेरा 65% इक्विटी में है, मुझे वहाँ रिटर्न्स भी मिले, लेकिन 35% जो पैसा है मेरा वो मेरा सेफ रहे, तो उसकी वजह से मेरा रिस्क बैलेंस हो जाए। लेकिन अगर मैं ही अब ऐसे बॉन्ड्स को हटा के, एक स्कीम से हटा के इन बॉन्ड्स में शामिल कर दूंगा, ये 35% पैसा मेरा रिस्की कर दूंगा, तो आप ये समझ सकते हो कि यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स। अभी एग्रेसिव इक्विटी फंड्स आपके इक्विटी फंड्स है, वो भी प्योर स्मॉल कैप फंड्स। आप पूरा रिस्क ले रहे हो इक्विटी का, और साथ में जो डेट पोर्शन है वहाँ पे वो बॉन्ड शामिल है जो मार्केट में बिक नहीं रहे, या उन पर डिफॉल्ट होने के चांसेस है, या उनके वैल्यूएशंस अच्छे नहीं है, उनकी क्रेडिट क्वालिटीज अच्छी नहीं है। और बिलीव मी, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने सिर्फ आपको बता दिया, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा अभी। ये डेटा ऐसा नहीं है कि एएमसी आपको बोलेगी हम तो बता नहीं रहे, एएमसी अपनी एएमसी की वेबसाइट पे दे रही है, लेकिन उनकी डिटेल निकालने के लिए ना आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैंने आई कैन बेट यू, आप ये डिटेल्स निकाल ही नहीं सकते हो। मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि डिटेल्स निकालने के लिए कितना मैनुअल टास्क करना पड़ेगा। अब गाइस, अब जस्ट सीधा सोचिए, हम एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं कि हमें इक्विटी का रिटर्न्स मिले और साथ में डेट हमारा पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सके। क्या आपने कभी सोचा था कि एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में आप क्रेडिट रिस्क लोगे? लेकिन आज
एएमसीज के पास डेट फंड्स में इतना रिडम्पशन है, इतना प्रेशर है कि वो इस तरीके का रिस्की अप्रोच आपके पैसे के साथ ले रही है। दे आर मूविंग देयर क्रेडिट रिस्क फ्रॉम देयर क्रेडिट फंड्स। सिंपल भाषा में समझाना पड़े तो यहाँ से रिस्क उठाया उन्होंने, अपनी बुक्स में दिखाया सेल, वहाँ से पैसा मिल गया, वो रिडम्पशन का पैसा दे दिया, प्रेशर झेलना नहीं पड़ा उनको, इसकी कोई दिक्कत नहीं हुई, और यहाँ से उठा के इस ट्रांजेक्शन को यहाँ मूव कर दिया। यानी इस बॉन्ड को बुक्स में बेचा, इसी बुक्स में इंटरनली बेचा और आपको बिना बताए उस पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया गया। अब एएमसीज के पास इसको कहने के कि यार आपको बहुत सारे वैलिड रीजंस दिए जाएंगे, अगर आप इसको वेबसाइट पे चेक करोगे, पूछोगे किसी से, हर कोई आपको वैलिड रीजन देगा कि हम तो ये एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये एक्टिविटी कई सालों से हो रहा है, लेकिन अभी लास्ट 3-4 महीने से इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी ज़्यादा हद में हो रहा है, इतना ज़्यादा रिस्क मूव हो रहा है कि ये आपके एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स के लिए इतना रिस्की हो चुका है कि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे कंफर्म नहीं है, बट स्ट्रक्चरली अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो हो सकता है विद इन अ कमिंग मंथ्स आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में भी अपने रिटर्न्स को नेगेटिव होते हुए देखें। हालांकि इक्विटी तो वैसे ही वॉलेटाइल है, लेकिन हो सकता है जो 35% पोर्टफोलियो है उसकी वजह से आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड पे आपके रिटर्न्स पर मेजर इंपैक्ट आपको देखने को मिले। अब देखो इसमें भी लूप होल है, इंटर स्कीम ट्रांसफर्स। सेबी ये बोलता है कि यार इंटर स्कीम ट्रांसफर हो रही है, आई एम वेरी मच ओके, अगर उसका वैल्यूएशन ठीक है। ये इंटर स्कीम ट्रांसफर सेबी ये ध्यान रखता है कि किस वैल्यूएशंस पे हो रहे हैं। अब देखो वैल्यूएशंस की बात करूँ तो इसमें क्या लूप होल है, इस इंटर स्कीम ट्रांसफर में क्या लूप होल है, बाकी मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है, क्या रिस्क है। लेकिन एज पर द सेबी ये लीगल है, तो क्या लूप होल क्या है कि जो ये वैल्यूएशंस ली जा रही है ना, ये जिस वैल्यूएशंस पर आगे यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है और यहाँ पे डाला जा रहा है, यानी क्रेडिट रिस्क फंड से पैसा निकाला जा रहा है और आपके इक्विटी फंड में डाला जा रहा है, एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में, अच्छे पोर्टफोलियो में, तो रिस्क ये है कि जो इनकी वैल्यूएशंस है, जो तय करता है इनकी वैल्यूएशंस क्या है, वो वैल्यूएशन तय करने के लिए थर्ड पार्टी को शामिल किया जा रहा है। आज की डेट में हम क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसीज है उस पर बिलीव नहीं कर सकते, उस पर रिलाई नहीं कर सकते पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने रिसेंटली अभी देखा था ना डीएचएफएल के केसेस में ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स एक दिन में सिंगल रेटेड बॉन्ड्स हो गए। आईएलएनएफएस के केसेस में देखा, आज से 2 साल पहले हमने काफ़ी सारे इंस्टेंसेस देखे डेट फंड्स में, सीरीज ऑफ इवेंट्स देखे हैं। लेकिन आज हम कैसे ये बिलीव कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन कर रही है उन इंटर स्कीम ट्रांजेक्शन्स का, इज इट राइट, और वो आपको बता के हो रहा है या आपको नोटिफाई करके हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो मैं प्रूफ आपको बताने वाला हूँ वो प्रूफ बता रहा हूँ। हालांकि देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए, और क्योंकि मैं बेसिकली जो आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला, कोई आपको इस तरीके की डिटेल्स नहीं देने वाला। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सिर्फ आपको आगाह करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी एएमसी को डीमीन नहीं कर रहा हूँ। और बेसिकली जो ये डेटा मैंने, क्योंकि इसमें बहुत मैनुअल टास्क है, हालांकि मैं आपको बताऊँगा ये डेटा कहाँ मिलेगा, अपनी वीडियो अपनी स्क्रीनशॉट जब वीडियो बनाऊँगा आपको दिखाऊँगा अभी आगे। लेकिन ये पूरे टास्क को, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो फेलो ब्लॉगर्स हैं, जो पर्सनल ब्लॉगर्स हैं, वो उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। उनमें से एक द म्यूचुअल फंड गाय, जिसको मैं रेफ़र करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने इसका पूरे कंसोलिडेट रिपोर्ट निकाल के रखी है, जो मैं आपको अभी आगे डेटा दिखाऊंगा। तो मैं वही आपको डेटा दिखा रहा हूँ। तो इस पूरे डेटा पे जो मैनुअल टास्क लगा है वो बहुत टाइम लग के ये डेटा बनता है, तो ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आर्टिकल भी जाके रेफर कर सकते हो। तो आप आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और जो आपको बता रहा हूँ कि किस किस स्कीम्स में कौन कौन से बॉन्ड्स को मूव किया गया है, उसका एक थोड़ा सा पार्सल डेटा मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन कास्ट में देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे आपको ये मैंने म्यूचुअल फंड गाय की वेबसाइट, जो ये आर्टिकल है बेसिकली इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको पहले कि कौन सी एएमसी ने कौन से डबल रेटेड बॉन्ड्स मूव किए हैं और सिंगल रेटेड बॉन्ड्स मूव किए, उनका अमाउंट कितना है। ये कंसोलिडेट डेटा है और इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो। ये कंसोलिडेट डेटा निकाला है म्यूचुअल फंड गाय ने, जो एक पॉपुलर वेबसाइट है जिसको मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। आप देखो कि एक्सिस की बात, एक्सिस ने डबल रेटेड बॉन्ड्स मूव करे 7.4 करोड़ के, कहाँ पर? हाइब्रिड फंड्स में। कहाँ से? क्रेडिट रिस्क फंड से। डीएसपी की बात देखोगे, डीएसपी ने डबल रेटेड बॉन्ड्स मूव किए हैं, टोटल वैल्यू है 146.3 करोड़ की। एचडीएफसी ने भी मूव करे 385 करोड़ के लगभग डबल रेटेड बॉन्ड्स, और सिंगल रेटेड बॉन्ड्स की बात करें तो 93.3। ये सारे फंड्स
ये सारे बेसिकली जो वैल्यू है क्रेडिट रिस्क से मूव हुई है हाइब्रिड फंड्स में विद इन नेक्स्ट अभी जो लास्ट 3-4 महीने में फ्रैंकलिन के बाद की जो फ्रैंकलिन फिएस्को के बाद की बात बता रहा हूँ। इसकी जो लगभग टोटल वैल्यू है 478 करोड़ की है। आईसीसी प्रूडेंशियल ने भी 1166 करोड़ के फंड्स मूव करे हैं, जो सिंगल एडेड बॉन्ड्स थे वहां से मूव करे हैं हाइब्रिड फंड्स में। सिंगल एडेड बॉन्ड्स है 295 करोड़ के। निप्पॉन के भी देखोगे 26.7 करोड़ के डबल एडेड बॉन्ड्स है। साथ में एसबीआई ने भी मूव करा है। तो देखोगे आप काफी बड़े बड़े नेम है ये, मैं जो जितने भी नाम आपको बता रहा हूँ काफी बड़े फंड हाउसेस हैं, लेकिन सारे के सारे ये इंटर स्कीम ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो क्रेडिट रिस्क फंड है वहां पे भी रिडम्पशन प्रेशर है। दे आर आल्सो फेसिंग द सेम टफ टाइम बट दे आर ट्रांसफरिंग देयर क्रेडिट रिस्क टू हाइब्रिड फंड, और बिना बताए, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए या बिना कोई इसे हम बोलेंगे कि डेटा आपको ये बेसिकली मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके पैसे को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हालांकि देखो मैं किसी चीज को डीमीन नहीं करना चाह रहा हूं किसी भी एएमसी को, लेकिन ये सेबी की नजर में वैसे तो इट इज वेरी मच लीगल, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हम लोगों के लिए सही नहीं है क्योंकि बिकॉज वी इन्वेस्ट आवर मनी इन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स बिकॉज ऑफ रिस्क एज पर द रिस्क एपेटाइट। तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट रिस्क हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो, और वो भी ऐसे बॉन्ड्स जो मार्केट में बिक नहीं रहे। अब देखेंगे मैं स्कीम वाइज डिटेल दिखाता हूं आपको जो कंसोलिडेट डेटा है। एक्सिस ने देखो भारतीय एयरटेल जो डबल एडेड बॉन्ड्स हैं इसको क्रेडिट रिस्क फंड से हटाकर एक्सिस इक्विटी सेविंग फंड में डाला, इसकी वैल्यू थी 2.5 करोड़। कोस्टल गुजरात जो डबल एडेड का बॉन्ड्स था जो 27 अगस्त 2023 में मैच्योर्ड होगा, इसको क्रेडिट रिस्क से हटा के एक्सिस डायनेमिक इक्विटी फंड में डाला। डीएसपी ने भी ये काम करा। डीएसपी ने ग्रीन इंफ्रा वाइन एनर्जी को जो डबल एडेड बॉन्ड्स था डीएसपी क्रेडिट रिस्क से हटा के डीएसपी इक्विटी बॉन्ड में डाला। इसकी जो वैल्यूएशन है 146 करोड़। आप देखेंगे काफी बड़ी वैल्यू है और काफी बड़ी वैल्यू है, डबल ए रेटेड बॉन्ड है ये। मैं यहाँ पे देखो अगर एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड की बात करूं, ये नहीं कहूंगा कि वहां पे आपका पोर्टफोलियो रिस्क में नहीं होता या वहां पे डबल एडेड बॉन्ड्स नहीं होते, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारे जो बॉन्ड्स हो, जो हमारा डेट पोर्टफोलियो हो, क्योंकि 35% एलोकेशन है तो कम से कम मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो ट्रिपल एडेड बॉन्ड्स हो। लेकिन फिर भी देखेंगे आप लगभग 146 करोड़ का जो अमाउंट है ट्रांसफर किया गया है डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड में। साथ में देखेंगे एचडीएफसी की बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक भी पीछे नहीं है। आंध्रा बैंक, बजाज इलेक्ट्रिकल, कोस्टल गुजरात, देखो यहाँ पे भी इन्होंने एक्सिस में भी कोस्टल गुजरात और यहाँ एचडीएफसी ने भी कोस्टल गुजरात मूव कराए हैं एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड ने। उसके बाद देखेंगे मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सारी कंसोलिडेटेड लिस्ट है जो म्यूचुअल फंड गाय ने निकाली हुई है। आप देखेंगे सारे के सारे बॉन्ड डबल ए रेटेड है, कोई भी ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड नहीं है। यानी अगर आपके पैरामीटर से देखा जाए तो एक अच्छा फंड बॉन्ड नहीं है, रिस्की बॉन्ड्स है जो कि नॉर्मली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में निवेश किए जाते हैं, ये उनकी होल्डिंग्स होती है, लेकिन इन होल्डिंग्स को ट्रांसफर किया जा रहा है हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में। अब देखेंगे इनकी वैल्यूएशंस भी देखेंगे। एचडीएफसी ने टोटल वैल्यू निकाली है 479 करोड़ की जो ट्रांसफर करी है। इनमें आप देखेंगे काफी सारे बॉन्ड्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे आईसीसी प्रूडेंशियल की तो एक लंबी लिस्ट है। आईसीसी प्रूडेंशियल देखो कौन कौन से बॉन्ड मूव कराए, आधार हाउसिंग फाइनेंस, एवेंसे फाइनेंस, आपने नाम भी नहीं सुना होगा इवन। और ये देखे एवेंसे का ए रेटेड बॉन्ड्स है, डबल ए रेटेड बॉन्ड्स भी नहीं है इवन। आप देखेंगे कितने सारे बॉन्ड्स हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज देखो 98.7 करोड़ का, 133.4 करोड़ का। आप देखेंगे आधार हाउसिंग का 200 करोड़ का, 210 करोड़ का। तो ये सिर्फ मेरा बताने का मकसद आपको दोस्तों ये है कि कितने बड़ी मात्रा में, कितना बड़ा वॉल्यूम ट्रांसफर किया जा रहा है क्रेडिट रिस्क फंड से बैलेंस एडवांटेज फंड और इक्विटी और डेट फंड्स में, हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में। अब आईसीसी के बाद देखेंगे निप्पॉन भी पीछे नहीं है। निप्पॉन यानी रिलायंस। पीरामल का बॉन्ड ट्रांसफर करा है। यूपी पावर ट्रांसपोर्ट का जो कि उनका क्रेडिट रिस्क फंड है वहां से हटा के इक्विटी हाइब्रिड में मूव करा है। एसबीआई ने भी पीछे नहीं है। एसबीआई ने भी आधार हाउसिंग, कोस्टल गुजरात देखो यहाँ पे भी कोस्टल गुजरात को मूव किया गया है। तो आप देखेंगे कि 3 एएमसीज अगर कोस्टल गुजरात से मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ तो बॉन्ड में गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो बॉन्ड के साथ रिस्क फैक्टर होगा, तभी इन बॉन्ड्स को मूव किया जा रहा है हाइब्रिड इक्विटी फंड से, क्रेडिट रिस्क फंड से हटा के इक्विटी फंड में, हाइब्रिड इक्विटी फंड में डाला जा रहा है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि देखो कितनी बड़ी वैल्यूएशंस बिना बताए, बिना आपसे इंटीमेशन दिए आपके पोर्टफोलियो में शामिल करी जा रही है आपके पीठ पीछे। अब बात करते हैं कि डेटा निकलेगा कैसे, ये डेटा कहां से आप इसको वैलिडेट करोगे। तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। आप उसके लिए देखो आप डाउनलोड पे जाना पड़ेगा। अगर मैं आईसीसी की बात करूं, देखो मैं किसी भी एएमसी को डीमीन नहीं कर रहा हूं, सारी एएमसी अच्छी है और दीस एक्टिविटीज आर वेरी लीगल, पर ये बिना बताए हो रही है। और मुझे लगता है इट्स माय पर्सपेक्टिव कि ये नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ एज एन इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमने एग्रेसिव इक्विटी फंड में
क्रेडिट रिस्क के लिए कभी भी निवेश नहीं करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आपको पर डे का डेटा निकालना होता है डेट मनी मार्केट में। 22 मई 21 मई लास्ट क्वार्टर का डेटा है, 22 मई तक का डेटा है। आपको हर दिन का डेली का डिटेल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका डिटेल्स इस तरीके के निकलेगा। अगर आपको उसको ट्रैक करना है, आपको एक एक सिंगल डेटा ट्रेड एंट्री चेक करनी पड़ेगी। और किससे ट्रैक करोगे? AMFI की साइट से। AMFI की साइट पे आप देखोगे कुछ ट्रांजेक्शंस, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे इंटर स्कीम, आप देखेंगे मेंशन है यहाँ पे इंटर स्कीम। आपको इस एक एक स्कीम को INA इनके कोड के बेसिस पर, ये जो कोड है इस कोड के बेसिस पर आपको ये कंसोलिडेट करना होगा। तो ये बड़ा मैनुअल टास्क है, जिसके लिए म्यूचुअल फंड गाय ने हमारे लिए काफी हेल्प कर दी है और डेटा ये कंसोलिडेट किया है। तो आप देखेंगे कितनी सारी ट्रांजेक्शन इंटर ट्रांजेक्शन हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ लास्ट महीनों में बहुत ट्रांजेक्शन इंटर स्कीम ट्रांसफर हो रही है। आप ये डेटा खुद भी ट्रैक कर सकते हो, AMFI की साइट पे अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। और कितनी सारी AMCs कर रही है, मैं आपको जैसे दिखा ही रहा था कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑफ मार्केट डेटा भी है, ऑफ मार्केट ट्रेड भी आपकी इसी तरह की ट्रेड होती है, लेकिन हालांकि उस पर अभी बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम इंटर स्कीम ट्रांसफर की बात करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे है इंटर स्कीम ट्रांसफर आपकी काफी सारी है। देखो यहाँ पे अभी आपकी आई थी इंटर स्कीम ट्रांसफर, ये कौन सी AMCs की इंटर ट्रांसफर है? ये आदित्य बिरला की है। तो ऐसी और भी बहुत सारी इंटर स्कीम ट्रांसफर आप देखेंगे, बीच में आपको इंटर स्कीम ट्रांसफर दिखेंगी और ये डेली की है। देखो आप यहाँ पे भी इंटर स्कीम ट्रांसफर दिख रही है आपको, और ये 99 पॉइंट आप देखेंगे वैल्यूशंस, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो मोटा मोटा दोस्तों यही है कि ये सारी एक्टिविटी, सारी एक्सरसाइज वैसे तो बहुत हद तक इट इज वेरी मच लीगल, AMCs ऐसा काफी टाइम से कर रही है, लेकिन कुछ 2-3 महीने से ये इतना ज्यादा हो रहा है कि आप लोगों के लिए सही नहीं है। बिकॉज एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में 35% पैसा हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे, उसमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क ना हो, डिफॉल्ट रिस्क ना हो, क्रेडिट रिस्क ना हो, लेकिन फिर भी लीगल वे में चाहे मान लीजिए, लेकिन AMC इस तरीके का स्टेप्स ले रही है और दे आर पुटिंग यू इन द ट्रैप। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, मैं किसी भी AMCs को यहाँ पे डीमीन नहीं कर रहा हूँ या इस एक्टिविटीज को गलत बता रहा हूँ, लेकिन इसका नोटिफिकेशन, इसका न्यूज़लेटर या ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हालांकि मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है कि किसी भी तरीके की इंटर स्कीम ट्रांसफर ट्रांजेक्शन या तो लिमिट में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और कम से कम अगर आप मूव कर भी रहे हो, इंटर स्कीम ट्रांसफर मूव कर भी रहे हो, तो आप डेट का पैसा उठा के डेट में मूव करना चाहिए। डेट का पैसा उठा के आप इक्विटी फंड्स में मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे इक्विटी फंड में पैसा निवेश, और ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इक्विटी फंड में तो पैसा आ रहा है, वहां पे AMCs नो कि एग्रेसिव हाई इक्विटी फंड में तो पैसा इनफ्लो है, लेकिन डेट में नहीं है, डेट में दे हैविंग अ रिस्क, तो दैट्स व्हाई दे आर ट्रांसफरिंग दिस रिस्क फ्रॉम डेट टू इक्विटी। तो आज वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को आगाह करना चाह रहा था कि अगर आपके पास भी कोई एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड है तो आज ही अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए, देखिए उसमें होल्डिंग की क्रेडिट रेटिंग्स क्या है, कौन सी होल्डिंग्स को शामिल किया गया है। ये डेटा चेक करने के लिए बेसिकली वैसे तो मैंने म्यूचुअल फंड गाइड की डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, लेकिन ये पार्शियल डेटा है, आपको अपनी जो भी आप स्कीम होल्ड करते हो वहां पे जाके चेक करना होगा। तो आज वीडियो बनाने का मोटिव यही था। मैंने आई बिलीव मैंने आपको काफी हद तक मदद करी है, मैं क्योंकि बिकॉज आप लोग मुझे फॉलो करते हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम ब्लॉगर्स की जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को आगाह कर सकूं, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकूं, क्योंकि ये डिटेल्स निकालना बड़ा मुश्किल टास्क है, इस पर काफी मैनुअल वर्क लगता है। तो आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने आप लोगों की हेल्प करी होगी और मैंने मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को, मेरा 700 लाइक्स का टारगेट है, लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल, जहां भी अपने कलीग्स में जहां भी पहुंचाना चाहते हो शेयर जरूर कीजिए। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा देता रहता हूं। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए डेटा के साथ। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।